कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी मतलब धनतेरस। आज समुद्र मंथन से जो 14 रथ निकले थे उसमें जो मुख्य था अमृत कलश। अमृत कलश को लेकर के धन्वंतरी निकले थे। धन्वंतरी को माना जाता है आयुर्वेद का देवता। आयुर्वेद चिकित्सा, वो ईश्वर देवताओं के चिकित्सक थे, वैद्य थे। आज उनकी जयंती माना जाता है, आज ही के दिन वो निकले थे। तो पहले तो हम पूरे देशवासियों को यह जो दीपोत्सव का पर्व होता है 5 दिनी आज से शुरू होता है, तो आज हम धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। आज धनतेरस के दिन हम पुलिस हिरासत में मौत का जो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक तरफ धन्वंतर जयंती है जो अमृत कलश लेकर के पैदा हुए और तमाम लोगों को के स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवनचर्या को नियमित करने के लिए उनका अद्भुत योगदान था। उसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जो कानून व्यवस्था के लिए, जो हमारी पुलिस व्यवस्था होती है, उसके यहाँ तमाम उनके लिए आचार संहिता बनी हुई है कि हम किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं तो हम उसको कैसे रखेंगे, उसके साथ कैसे व्यवहार करेंगे। और सच तो यह है कि बाहर समाज में जो लोग असुरक्षित महसूस करते हैं वो अपने आप को जेल में भेज देते हैं, वहां अपने आप को सुरक्षा महसूस करते हैं, या पुलिस वाले के पास चले जाते हैं, थाने में चले जाते हैं, और अगर कस्टडी में चले जाए तो अपने आप को वो सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ठीक उल्टा है। थाने में, पुलिस कस्टडी में जाने का मतलब है कि आप सुरक्षित नहीं हैं, आपकी पिटाई होगी, और पिटाई तक तो फिर भी ठीक है, आपकी हत्या कर दी जाएगी। यही हुआ पिछले दिनों। अभी तात्कालिक रूप से एक घटना हुई है लखनऊ के चिन्हट पुलिस स्टेशन में। मोहित पांडे का अपने किसी आदमी से उनका विवाद था, आदेश से विवाद था, मात्र 600 रुपए का विवाद था। खैर वो तो अलग की बात है। फिर पुलिस आई, उनको गिरफ्तार करके ले गई और उनको हवालात में बंद कर दी, पुलिस कस्टडी में आ गए। उनका भाई गया उससे मिलने के लिए, उसको भी अंदर बंद कर दिया गया, और दूसरे दिन पता चला कि उसको अस्पताल भेजा गया और वहां से उसका शव निकल करके सामने आया। इसके पहले भी और भी घटनाएं इसके पहले होती रही हैं, और खास करके इस 15 दिनों में 2 तो पुलिस कस्टडी के लॉकअप में मौतें हुई हैं। एक हरिजन की मौत हुई, एक इनकी मौत हुई। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश देश के पैमाने पर जितनी मौतें हुई हैं हिरासत में, उसमें हमारा उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। चलिए, अपने जोगी जी खुशी मना सकते हैं, किसी क्षेत्र में तो नंबर 1 आए। और जो कहते हैं कि इस चौराहे पर अगर कोई अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर बुलडोजर उसको मिलेगा, जमराज उसको मिलेंगे। तो जमराज तो जिसको आप जमराज कहते हैं, उन्हीं के यहाँ की ये स्थिति है। सारे कानूनों को धता बताते हुए, संवैधानिक मान्यताओं को, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करते हुए आपकी ये स्थिति है कि आपके यहाँ हिरासत में मौत हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है साहब कि एसआई को सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। आगे पीछे उसके कुछ नहीं। आज हम उसी पर चर्चा आज हम करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। आइए हम अपने एक वरिष्ठ पैनल से आपका हम परिचय कराएं। हमारे साथ हैं एडवोकेट शशांक यादव जी। आप खीरी लखीमपुर के पूर्व एमएलसी रहे हैं और आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। शशांक यादव जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ युवा हल्ला बोल के और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आकाश वर्मा जी हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बनारस से जुड़ी हैं गांधीवादी कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जागृति राही जी, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष जमील अहमद आजमी साहब जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हमारे साथ मदर टेरेसा फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हारिस शकील ये साहब जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। और हम शुरुआत में ही चलते हैं, अभी उनके बगल का ही मामला है शशांक यादव जी के। शशांक यादव जी, एक तो ये कस्टोडियल डेथ के मामले में एनसीआरबी के डाटा उठाइए तो जितनी भी महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न में और आपके जितने भी पुलिस जो ह्यूमन राइट कमीशन में जितनी कंप्लेंट है, उन सब में यूपी नंबर 1 तो
पिछले बाबा जी के टाइम जब से 17 से आए हैं तो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर इस जो आपके आज की डिबेट का जो टॉपिक रखा आपने, बोला संवेदनशील टॉपिक रखा है, और इसकी मैं यूपी की बात करूं उससे पहले एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि एक माहौल बड़ा विचित्र सा हो रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई को लेके जिस तरीके से पूरी दुनिया में सवाल उठे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और टॉप लेवल के अधिकारियों तक का उसमें नाम आ रहा है, और अमेरिका की कोर्ट्स जो है वो सम्मन जारी कर रही है गृह मंत्री तक को। तो ये चीजें ऐसी हैं, निजाम यूपी में या ऊपर दिल्ली में है, इनके लिए रूल ऑफ लॉ या कानून के शासन से ये कहीं पर भी इत्तेफाक नहीं रख सकते हैं। डेमोक्रेसी के मूल सिद्धांतों में इन लोग का भरोसा नहीं है। नए अभी कानून तीनों बनाए जब पूरा विपक्ष आधे से ज्यादा बाहर था, 140 से ज्यादा थे, और तीनों एक्ट आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस को इन्होंने बदला है, और जिस तरीके से पुलिस को ताकत दी है कि 15-15 दिन तक वो जांच करने के बाद रिपोर्ट लिखेगा, समय दे दिया, जिस तरीके से रिमांड की ताकत बढ़ाई है पुलिस को कि रिमांड पीरियड बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें ये है कि स्टेट की पावर को लगातार बढ़ाया जाए। आप जरा सा तिवारी जी इतिहास में 1 मिनट जाने की कोशिश कीजिए, बाकी पैनलिस्ट तो बोलेंगे, लेकिन मुझे आज ही बात याद आई, रॉलेट एक्ट आया था, और रॉलेट एक्ट का एक विरोध, जबकि हम गुलाम देश थे, इतना जबरदस्त विरोध हुआ था, और उसमें भी यही था कि बिना ट्रायल के आप कस्टडी में ले सकते थे, और उसका विरोध हुआ, और ब्रिटिश पीरियड को, जो कि वो तानाशाह सरकार थी, उसने उस कानून को वापस लिया। लेकिन आप भी आजादी के बाद से हमेशा सक्रिय रहे हैं, और गौर करिए कि एक डीआईआर हुआ करता था, डीआईआर के बाद एस्मा आया, मीसा आया, फिर यूएपीए आया, एंटी टेररिस्ट कानून वाले टाडा आया था। इन सारे कानूनों में, और अभी केजरीवाल का उदाहरण आपके सामने है जो सुप्रीम कोर्ट ने जब दिया है, तो स्टेट सारे के सारे हमले जितने भी हो रहे हैं वो हमले आदमी की लिबर्टी के ऊपर हो रहे हैं। सरकारें किसी भी रूप में नहीं चाहती हैं कि आम आदमी किसी रूप में बोल सके और कह सके। बहुत सा अगर आप कहो तो पॉजिटिव एक्ट देश के आजाद होने के बाद ये जितने हमारे सोशल एक्टिविस्ट साथी बैठे हुए हैं, इनकी मदद से आप एक मनरेगा के एक्ट को कह सकते हैं और राइट ऑफ इंफॉर्मेशन को कह सकते हैं, जिसने जनता की ताकत को कुछ मजबूत किया। अन्यथा सारे कानूनों में पूरी की पूरी जो इंटरप्रिटेशंस आ रहे हैं वो ह्यूमन राइट्स को और कर्टेल करने वाले ज्यादा आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का शोर बहुत होगा, इक्वलिटी का शोर बहुत होगा, और बल्कि कुछ कई मामलों में तो आप देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े मनमाने किस्म के इंटरप्रिटेशंस किए, जो कहीं ना कहीं से लगता था कि वो सरकार को ओबलाइज करने वाले इंटरप्रिटेशंस थे। तो इस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश की गई है, और इसी माहौल का नतीजा है कि जब योगी जी कहते हैं कि यहाँ अपराध करेंगे तो अगले चौराहे पर बुलडोजर मिलेगा। एक बुलडोजर जो शब्द, इसका जो इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वही है बुलडोज करना, यानी कि हर चीज तहस नहस करना। तो सत्ता जहां प्रतीक के रूप में बुलडोजर को लेके चलेगी, सत्ता खुद में न्याय करने की जहां पर मंशा होगी कि हम खुद न्याय करेंगे, तो उसका न्यायपालिका पे भरोसा क्या रहेगा। और इसीलिए पीछे जब पिछला वाला शासन था तो आप तब भी आपने डिबेट करी थी, वो चाहे गाजियाबाद का मैटर रहा हो, चाहे झांसी का मैटर रहा हो, इनकाउंटर पे प्रमोशंस के जो झड़ी लगने लगी थी तो तमाम अति उत्साह में तमाम वो पुलिस के दरोगा वगैरह इनकाउंटर्स करने लगे थे। वो तो भला हो कुछ कोर्ट्स के इंटरप्रिटेशन ये आए कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन इस टाइप से नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि लोग जो है वो नंबर बढ़ाने के लिए गोलियां चला रहे हैं। अब आज की तारीख में जितनी गिरफ्तारी हो रही है सबकी टांग में गोली मारी जा रही है। ये चीजें ऐसी हैं कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी को
उस पर कहीं ना कहीं सवाल करना चाहिए। लेकिन मजबूरी क्या है कि इतनी हिंसक मानसिकता बना दी है प्रचार प्रसार के दम पर। अब नाराही जैसे कह दिया कि बटोगे तो कटोगे, ये दो शब्द एक ऐसे हैं जो दोनों शब्द अपने आप में हिंसक शब्द हैं, आदमी की मानसिकता को ही वो हिंसात्मक बनाते हैं। बहराइच की घटना ले लीजिए कि बहराइच की घटना होती है और आपने कहा कि यूपी नंबर 1 की जो बात बीजेपी की सरकार ये कर रही है, वहां क्या हुआ? क्या स्टेट अगर चाहे तो कोई दंगा संभव है? जैसे हमारी पार्टी की तरफ से क्लियर कट आरोप लगाया जा रहा है कि दंगे सरकार के जानकारी की प्रयोजन में हुए हैं। जिस तरीके के जो गाने बजे, जिस तरीके से घर पे चढ़ के झंडे फहराने के जो वीडियो वायरल हुए हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज कि 2 लोगों का, लड़कों का जो वीडियो वायरल हुआ कि साहब पुलिस ने 2 घंटे की छूट दे रखी थी। तो ये सब चीजें बिना कहीं ना कहीं सहमति के या चुपचाप इशारों के पुलिस इतनी हिंसक नहीं हो पाती है। आपके चरित्र का अंतर ये है कि मैं उस आंदोलन का नाम भूल रहा हूं, अमेरिका वाले, जहां पर एक ब्लैक उसको मार दिया गया था। और जब पब्लिक आंदोलन के लिए निकली है तो पूरी की पुलिस लाइन लगा के और सब घुटनों के बल बैठ के माफी मांगने के मूड में खड़ी हुई थी, उसी थाने की पुलिस जो थी। तो ये एक वहां की अप्रोच है कि सिविलाइज सोसाइटी में एक उस चीज को जो आप 20 बार आपने भी कहा होगा कि भारतीय कानून व्यवस्था की एक आधारशिला थी कि भले 100 दोषी छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए थी। वो आज की तारीख में वो गांधीवादी तरीके, वो रूल ऑफ लॉ के तरीके आउटडेटेड माने जाते हैं और ये माना जाता है कि ये उदारवादी, और उदारवादियों के लिए, लिबरल्स के लिए शब्द भी निकाल दिया बास्टर्ड की जगह पे लिपटार्ड कर दिया, उनको प्रेस्टिट्यूट्स कहने लगे। तो ये जो हिंसात्मक और आलोचनात्मक ही नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि गाली देने वाली भाषा जिस तरीके से राजनय की भाषा बन रही है, तो वहां पर पुलिस की कस्टडी में मौत कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। घटना ये है कि इसका प्रोटेस्ट होने लगा और इसी के साथ एक ही काम नहीं हो रहा है। ये सरकार बड़ा क्लियर कट कर रही है कि मोहित पांडे को 10 लाख रुपए का तो क्षतिपूर्ति दे रही है पुलिस की गलती मानते हुए, लेकिन वो बिंद लड़का मारा जाता है या जो वो गौतम लड़का मारा जाता है, मेरी जानकारी में तो कोई अभी तक वो उन परिवारों को कोई राहत या सरकारी नौकरी या कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। हमारे पूर्व के भाई जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का रेफरेंस दे रहे थे, वो रेफरेंस इसी बात के है कि स्टेट की एट्रोसिटी के चलते हुए कस्टोडियल डेथ कोई होती है तो उसका जिम्मेदार सरकार को माना जाएगा। इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कंपनसेशन का जिक्र किए हैं। लेकिन इन सरकारों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको ये लगता है कि ताकत के दम पर ही हम विपक्ष को डरा के रख सकते हैं। पता नहीं, पहले वो मेरी कह रहा हूं कि ये घटनाएं आने वाले दिनों में बढ़ेंगी क्योंकि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि प्रशासन को ये एहसास है कि हम कुछ भी गलत कर देंगे तो हमें ऊपर पे बचाने वाले लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इन घटनाओं में कमी आने की मुझे संभावना दिखाई नहीं दे रही है। पॉलिटिकल स्कोर्स जो है, राजनीतिक बदले, वो ताकत के दम पर निकालने की एक अजीब सी कोशिश शुरू हो चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं निराश की बात नहीं कह रहा हूं, लड़ाई पहले भी थी, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। और इतना ही नहीं, एक चीज और, एक लाइन आपको बता दूं कि ये कहीं पर भी ये चीजें छूटने वाली नहीं है, रिकॉर्ड में तो रहेंगी। और ये जितनी भी घटनाएं हैं, इन घटनाओं में कोई टाइम लिमिट नहीं है। सरकार के पास अधिकार है, कल को सत्ता परिवर्तन होगा तो ये मैटर खुलेंगे। इसलिए हम लोग सबसे कह रहे हैं कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, इनको रिकॉर्ड रखो, इनको भूल मत जाना। अगर भूल गए तो फिर ये दोषी, क्योंकि आज की तारीख में जो भी डर है इन अधिकारियों में, कर्मचारियों में, वो इसी बात का डर है कि अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो हमारी भी फाइल खुलेगी। तो हम लोग इसी चीज को कह रहे हैं, हर जगह कह रहे हैं। वो आप लोगों ने भी चलाया था, कुछ मीडिया ने भी चलाया था कि शिवपाल जी कह रहे हैं लाल डायरी में नाम नोट कर लो इन अधिकारियों का। तो वो मकसद वही है
कि रिकॉर्ड को कहीं पर भी खोने नहीं दे रहा है। और एक प्रयास हुआ था, अगर आपको याद होगा, कि मायावती जी की जब सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो हरिजन उत्पीड़न के 2007 से 2012 के पीरियड में बैकडेटेड केसेस खुले थे। तो सत्ता के पास अधिकार है पूरा, क्योंकि जो भी अपराध जो 3 साल से ज्यादा की जिसमें सजा है उसकी टाइम लिमिट कोई नहीं है, वो कभी भी ओपन हो सकता है। 3 साल तक की सजा वाले अपराध में तो एक डर है कि वो 3 साल बाद नहीं खुल सकता। अगर कानूनी बात करें तो ये खुलेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम सरकार में भी आएंगे और ये मामले भी हम खोलेंगे, ये वादा है आपसे। जी शशांक जी, हमारे यहाँ कहावत है, यही आशा लटकन रहे। और कल का गीत दिए होठों पर आज लड़ाई जारी है। आज हमारा डायरी खोलिएगा, लोया जज की के हत्या की आप डायरी खोलिएगा, 36 मुकदमे आपके मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर से वापस ले लेते हैं, आप उनको खोलिएगा। क्या क्या खोलिएगा, इतने मुकदमे आज की तारीख में है, पुराने मुकदमों में अगर आप खोलते रहे, लेकिन खैर फिर भी। लेकिन ये जो चीज है कि पुलिस हिरासत में मौतों का बढ़ना, ये तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही शर्मिंदगी है। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का मैं असल में 2-3 बातें, बहुत अच्छी चर्चा हुई, मैंने चर्चा को पूरा सुना। मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि क्या भारत की पुलिस के पास में इन्वेस्टिगेशन के टूल्स नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पुलिस जो है, मैं खुद तो पुलिस टॉर्चर का बहुत बड़ा मैं उदाहरण हूँ। बहुत बार मेरे साथ में पुलिस टॉर्चर हुआ है, जैसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट कहते हैं पुलिस का, जो लोग फिल्मों में देखते हैं, वो मेरे साथ में मुल्ताई गोली चालन के बाद में हुआ। और पूरा मतलब जितना पीटा जा सकता था, मतलब केवल मरू ना, उसके अलावा उतना 48 घंटे तक मेरे को लात, जूता, बेल्ट, लाठी सब कुछ से 48 घंटे तक पीटा गया, पूरा खूनाखून होकर के, और हथकड़ी बेड़ी के अंदर पेश किया गया। खैर बच गया मैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि वो उगलवाने के लिए ये काम करती है या कोई अपराध को कबूल कराने के लिए करती है, नंबर एक बात कि कानून उसकी इजाजत नहीं देता, वो है ही। लेकिन क्या उसके पास में कोई दूसरा तरीका इन्वेस्टिगेशन का नहीं है? तो क्या ये एक हमारे पूरे पुलिस सिस्टम के लिए ये एक बड़ा सवाल है। और वो बड़ा सवाल ये है कि हम पनिश करके टॉर्चर बुलवाया जा सकता है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन का तरीका नहीं होता। तो ये एक जो रफेस्ट पॉसिबल, मतलब जो एकदम क्रूडेस्ट पॉसिबल, जो एक तरीके से मतलब पूरा का पूरा बहुत कई शताब्दी पहले के जो तरीके थे, और ये तरीके तो पूरे जो पैदा होते हैं कि भाई हमारे पास ताकत है तो हम वाले से जो चाहे कहलवा दे। क्या है कि पुलिस जो है जितने भी लोगों को टॉर्चर करके वो करा लेती है, वही जो मैं जब बात कर रहा हूँ टॉर्चर की, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मौत जो हो जाती है वो इसी टॉर्चर, और कोई कारण नहीं होता। और ज्यादातर जगह पर तो कभी बता देते हैं कि वो जो है फंदे के अंदर लटका हुआ मिल गया या उसने जहर खा लिया है, कुछ ना कुछ कई तरीके की 10-20 स्टोरी हैं जो पुलिस रेगुलर जो है बताती है, बनाती है, जो है मौत हो जाती है, जो कि सीधा सीधा किलिंग का सीधा सीधा हत्या का मामला होता है। इसमें एक तो मेरा है कि इन्वेस्टिगेशन के तरीकों के ऊपर सवाल है, और पुलिस की ट्रेनिंग का भी इसके अंदर सवाल है, और इसके अंदर सवाल एक्टिविटी का भी है कि हमारे जो पुलिस कर्मी हैं वो इतने ज्यादा इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं। और उसके आगे भी सवाल है, किसी थाने के अंदर की घटना होती है, आमतौर पे कई बार प्रोटेस्ट भी होता है, लेकिन वो एक तात्कालिक होता है और उसके बाद बात खत्म हो जाती है, इसका कोई फॉलो अप नहीं होता है, जिसके चलते पुलिस वालों को सजा नहीं हो पाती है। इसमें समाज भी हमारा इस तरीके का है कि उसकी भी सेंसिटिविटी बहुत ही कम है। मतलब ये है कि इस तरीके की घटना उसे रोज सुनने को मिलती रहती है, लगातार पुलिस के टॉर्चर वाली, और जो है हर थाने के अंदर, मतलब हम लोग तो, आपने तो यहाँ पर है कि यूपी नंबर 1 है, हम ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश नंबर 1 है कई सालों से, जो है जो एनसीआरबी का आंकड़ा है
वो ये बताता है। अब इसमें ये कि लोगों की मौत होती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मौत जो है वो अगर आप क्लास के हिसाब से देखिए तो गरीब की ही होती है। इसके अंदर लखपति और करोड़पति टॉर्चर करके पुलिस ने मार दिया। ऐसी घटनाएं आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर भी, हमारे साथ में वकील साहब लोग हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब जानकार साथी हैं, मैं उनसे अगर पूछूं आप मुझे बताइए कि आपने कितने करोड़पतियों और अरबपतियों के साथ में टॉर्चर और पुलिस कस्टडी की घटना आपने सुनी होगी, तो आप एक भी बताने की स्थिति के अंदर नहीं होंगे। मतलब सीधा सीधा ये है कि आप जो काम, मतलब एक चोरी हुई और वो चोरी छोटी मोटी चोरी थी, 500 रुपए 5,000 रुपए, और उसकी जो है सामान की चोरी हुई, उसके अंदर आपने जो है उसको टॉर्चर किया और उसके बाद में उससे उगलवाने का काम किया। लेकिन वही जब 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ 5,000 करोड़ और लाखों करोड़ का जब घोटाला हो जाता है तो उस अपराधी के ऊपर आप हाथ डालने की स्थिति में, कानून मतलब एफआईआर तक दर्ज करने की स्थिति के अंदर नहीं होते हैं। और मेरे को आश्चर्य होता है क्योंकि मैं कल जो है बैतूल के एसपी के साथ में था, और एसपी के साथ में जब वो बात कर रहा था मैं, तो बार बार ये वाली बात आ रही थी कि इसमें पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो काम बहुत ज्यादा करता है। अब पूरे पुलिस सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल प्रेशर का मतलब नहीं है, और हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स का मतलब ही ये है। हमारे एक नेता हुआ करते थे शरद यादव, और शरद यादव ये कहते थे कि जो टीआई है, थाना प्रभारी है, वो ये तय करता है कि कौन से इलाके के अंदर कौन से नेता की चलेगी। अगर वो उसके कहने पर अपराधियों को छोड़ देता है तो वो नेता होता है, और अगर आपके कहने पर अधिकार अपराधी को नहीं छोड़ता तो आप नेता हो ही नहीं सकते। तो वो मेरे से कहते थे कि तुम हर समय पुलिस वालों से और जब बड़े बड़े अधिकारियों से लड़ते हो तो तुम्हारी पुलिस बात नहीं सुनेगी, और पुलिस जब बात नहीं सुनेगी तो तुम्हें नेता कैसे बन सकते हो तुम। ये स्थिति है। मेरा मतलब है कि पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप में, अमेरिका में, सभ्य समाज, सभ्य देशों के अंदर मतलब सब ये बहस की एक बात हो सकती है, क्योंकि मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि एक अश्वेत को अगर मारा जाता है और ब्लैक लाइफ मैटर्स करके और पूरा राष्ट्रपति तक का चुनाव हरा दिया जाता है, ऐसा भी एक जो है समाज है। और दूसरी तरफ जो है हमारा समाज है, जिसके अंदर जो है बड़ी बड़ी घटनाएं होती चली जाती हैं लेकिन उसका असर नहीं पड़ता। और अगर पॉलिटिक्स के अंदर इस तरीके के इंटरवेंशन होते हैं, तो अगर दुनिया में कहीं भी कोई चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति है और अगर उसके बारे में ये बात लोगों के बीच में चली जाए कि ये व्यक्ति इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है एडमिनिस्ट्रेशन में या पुलिसिंग सिस्टम में, तो 110% उसे जनता हरा देगी। लेकिन हमारे यहाँ पर जीत का तरीका ये है कि आप कितना आपके काबू में पुलिस है, कितना काबू में प्रशासन है, और कितना काम आप गलत करवा सकते हैं और कितना आप गलत लोगों को संरक्षण दे सकते हैं। इसी से आपकी पॉलिटिक्स तय होती है, इसी से आपकी चुनाव के अंदर जीत तय होती है। मेरा कहना यह है कि आंकड़ेबाजी बहुत सारी है, लेकिन जितनी घटनाएं होती हैं उससे कई गुना, मतलब घटनाएं जो होती हैं उसमें से बहुत ही कम परसेंटेज है जो एक्चुअली में रिपोर्ट होता है, क्योंकि इतना दबाव बना लेती है पुलिस कि लोग शिकायत भी करने को तैयार नहीं होते और मामला रफा दफा हो जाता है, क्योंकि पुलिस के पावर एक तरीके से असीमित पावर है जिसका वो इस्तेमाल करती है, जिसका वो दुरुपयोग करती है। अब जब हम लोग पुलिस स्टेट बन गए हैं तब टॉर्चर्स की घटना और इस तरीके की पुलिस कस्टडी में मौतों की घटना लगातार बढ़ने वाली है। इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए केवल जिम्मेदारी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, केवल सिविल सोसाइटी की नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये कोई मुद्दा ही नहीं होता है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है। बहुत शुक्रिया तिवारी जी समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से पूरा का पूरा जो नैतिक क्षरण हमारा होता जा रहा है, हमारी सोसाइटी का हो रहा है, और उसमें जाहिर सी बात है कि सत्ता केंद्रित नैतिक क्षरण हो रहा है, और उसके चलते इतनी हताशा जनता के बीच है कि जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही भूल गई है। जनता अपने हितों की रक्षा के लिए भी वो मैंने इतने नैराश्य से भर गई है कि उसको समझ में नहीं आता कि वहाँ जाके करेंगे क्या, पुलिस थाने में जाके करेंगे क्या, वहाँ घुस देंगे, वहाँ पर वो करें। और ऐसी हालत में ये निश्चित रूप से यह जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया है। और इसका असर तो जनता पर है, लेकिन
इस जनता को ही लड़ना पड़ेगा, इसको निकल करके अपने अधिकारों के लिए उनको बाहर निकालना होगा। आज की तारीख में गांधीवाद भी फेल हो गया है, सैद्धांतिक फेल हो गई है। अगर कोई खड़ा होकर के डट करके अगर सामना कर देता है, अपनी बातों की इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद करना शुरू होता है, मुखिया तान के निकल जाता है, तो खट से उसको अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा। माने हर दृष्टि से टार्चर आम आदमी को ही किया जा रहा है, गरीब को ही किया जा रहा है। जो अमीर लोग हैं, जो कानूनों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं, उनको संरक्षण मिलता है, और जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश करता है उसका दमन हो रहा है, उसका उत्पीड़न हो रहा है, उसकी गिरफ्तारी हो रही है। गिरफ्तारी होने के बावजूद वो जो नहीं है, कोर्ट में तो पेश करने की स्थिति बाद में रहती है, थाने में ही उसको पीट पीट करके मार दिया जाता है। मतलब एक आतंक का माहौल बना हुआ है। इस आतंक का माहौल तो कहीं न कहीं हमको तानाशाही को ले जा रहा है, लेकिन जनता के बीच भी ऐसे ही तानाशाह गर्दन उठा करके रैलियां निकाल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, और जबरदस्ती झगड़े पर आमादा हैं, और सरकार उनको बार बार